हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि हमारे रिलेटेड है सीटेट पेपर 2 से। इससे पहले हम लोग क्लास 6 की ही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के थ्योरी और उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करवा दिया है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 की। और ये भी ऐसे ही पैटर्न में रहेगा, पहले चैप्टर वाइज थ्योरी और उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 6 की पॉलिटी, जिसका टाइटल है बुक का हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इस बुक में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी में यहाँ पे आपको स्टोरी के माध्यम से दो लड़कों की कहानी दी गई है, जिनका नाम है समीर 1 और समीर 2, जो कि अपने रिलीजन, कास्ट, क्रीड और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपने सोशल बैकग्राउंड, इन सभी से डिफरेंट हैं। तो वहाँ पे जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे दो लोग एक ही नाम के साथ भी अलग अलग हो सकते हैं, किस आधार पर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रिलीजन है वो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वो, उनके सोशो कल्चर जो एस्पेक्ट होते हैं उन सभी में वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो डाइवर्सिटी वर्ड है उसके दो एस्पेक्ट दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वर्ड है इसको पॉजिटिव वर्ड माना गया है, यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी को शामिल किया गया है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को क्या माना गया है? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को कहा गया है इनइक्वालिटी, असमानता। तो यहाँ पर जो आपका डेटा दिया गया है उसको ही हम डिस्कस करेंगे, स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके स्टोरी से ना बन के डेटा से बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दिया गया है डाइवर्सिटी या विविधता। तो विविधता या अनेकता ये क्या होता है? ये होता है एक सकारात्मक शब्द, एक पॉजिटिव वर्ड, जो कि हमारे बीच जो अंतर पाए जाते हैं, जो डिफरेंस पाए जाते हैं, उनको पॉजिटिव वे में शामिल करता है अपने अंदर। और विविधता के कुछ आधार होते हैं, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। ये आपके रिलीजन, धर्म, रहन सहन, आपका लिविंग स्टाइल, आपका खान पान, आपकी लैंग्वेज, भाषा, आपके फेस्टिवल्स, आपके त्यौहार आदि शामिल करते हैं। इसके अलावा विविधता में हमारी जो बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो भी शामिल होती हैं, यानी हमारी जो आनुवांशिकता है इसको भी इसमें शामिल किया जाता है, हमारी हेरिडिटी को भी विविधता में शामिल किया जाता है। देखिए, मैंने एक ही वर्ड को आपको बहुत सारे एस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया है। अब हमने देखा कि जो आपकी विविधता है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भेदभाव के रूप में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो असमानता, अनइक्वालिटी या गैर बराबरी के रूप, कौन कौन से इसके रूप होते हैं, कौन कौन से इसके एस्पेक्ट होते हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि अवसर की कमी, कई बार योग्यता होते हुए भी हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो ये भी एक रूप बन जाता है हमारे लिए इनइक्वालिटी का। दूसरा होता है आपका एजुकेशनल। तो एजुकेशन में शैक्षिक रूप से अगर आप पिछड़ जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इनइक्वालिटी के रूप में उभर के आता है। फिर दूसरी जाति व्यवस्था। तो जो हमारी जाति व्यवस्था है ये प्रारंभ में, अगर हम पूर्व वैदिक कल्चर की बात करें तो उस टाइम पे ये काम के आधार पर बटी हुई थी, यानी कि एक ही घर में सभी जाति के लोग पाए जाते थे क्योंकि उनकी जाति होती थी उनके काम के आधार पर। बाद में ये जन्म के आधार पर होने लगी कि जो जिस प्रोफेशन वाले फादर के यहाँ जन्म लेगा वो उसी कास्ट का हो जाएगा। तो ये जाति व्यवस्था भी हमारे लिए असमानता का कारण बनती है। आप लोग अभी भी किसी विलेज साइड चले जाइए तो वहाँ पर अभी भी लोगों को ऊंची जाति और नीची जाति में विभाजित करने का जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हालांकि संविधान अब इसकी अनुमति नहीं देता है और लोग भी जो है अपनी थॉट को पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सुनने में आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आर्थिक आधार, यानी हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। तो उसी स्टोरी में आपको बताया गया है कि कैसे समीर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, पढ़ा लिखा था
और कैसे समीर दो एज में छोटा और काम करने में व्यस्त और गरीब फैमिली से और मुस्लिम था और उसके फैमिली जो है सांप्रदायिक दंगों का शिकार हो गई थी और कैसे वो न्यूज़पेपर बेचकर अपना गुजारा करता था। तो ये सब कुछ जो है आपको भेदभाव के रूप बताने के लिए, समझाने के लिए स्टोरी के तहत वहाँ पर दिया गया है। अब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, मतलब डाइवर्सिटी, हमने ये तो पढ़ लिया कि डाइवर्सिटी जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये कैसे हमें प्रोस्पेरियस बनाती है। तो डाइवर्सिटी विभिन्न धर्मों और त्योहारों की, जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनको पॉजिटिव वे में लेते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरे धर्मों की जानकारी मिलती है, उनके त्योहारों की जानकारी मिलती है, डिफरेंट पीपल्स के लिविंग स्टाइल की जानकारी हमें मिलती है और इससे हमें नए विचारों की प्राप्ति होती है। मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो हम दूसरे के थॉट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे और इससे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका दायरा बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम भाषाई आधार पर डाइवर्स हैं तो हमें नई नई भाषाओं को सीखने के अवसर भी मिलते हैं। जैसे कि आप लोग साउथ इंडिया में डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर ये लोग आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को ऑनर करेंगे और इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आपसी सौहार्द और एकता की भावना का विकास, ये सबसे अच्छा एस्पेक्ट जो है आपका माना जाता है डाइवर्सिटी का, कि डाइवर्सिटी होते हुए भी अगर हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं तो इससे आपकी एकता की भावना का, यूनिटी का विकास होता है और यही यूनिटी जो है हमारे इंडिया की पहचान है। अब विविधता को उत्पन्न करने वाले कारक, मतलब डाइवर्सिटी होती है तो ये कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न होती होगी, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा, कोई ना कोई फैक्टर तो काम करता ही होगा। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करते हैं आपकी जब डाइवर्सिटी जो है ये उत्पन्न होती है। तो डाइवर्सिटी के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आपके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल, यानी ऐतिहासिक और भौगोलिक। तो यहाँ पर ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों को अलग अलग ना दे के एक साथ दिया गया है। तो जैसे यात्राएं जो हैं ये भी हमारे डाइवर्सिटी को प्रभावित करती हैं, क्योंकि यात्राओं के तहत एक स्थान का कल्चर दूसरे स्थान पर पहुंचता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना, जैसे कि कुछ पंजाबी लोग इधर बस गए हैं या कुछ पंजाबी लोग जाके कनाडा में बस गए हैं या हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो हम किसी अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जाके बस जाएं तो हम लोग हमारे जो कल्चर हैं उनको भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी डाइवर्सिटी इससे प्रभावित होती है। किसी संस्कृति का अन्य से मिलना, यानी अगर कोई कल्चर है वो अदर कल्चर से मिलता है और लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, मतलब एक दूसरे को हीन भावना से ना देखकर ऑनर्ड तरीके से देखें, तो ये भी जो है हमारी डाइवर्सिटी को प्रोस्पेरियस करता है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्र, इसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल भारत के ही दिए गए हैं कि कैसे भारत के नॉर्थ जो स्टेट हैं वो कैसे साउथ स्टेट से अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण भी जो है डिफरेंट हैं और आसपास का आपका भौतिक वातावरण भी इसको प्रभावित करता है और किसी स्थान की मिट्टी और उसका क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु, जैसे कि भारत ही है, भारत में दो प्रकार के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पाई जाती हैं, यहाँ पर उपोष्ण और यहाँ पर उष्ण। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारी जो लिविंग स्टाइल है हमारी डाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भौगोलिक स्थिति का विविधता पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। ये समझाया गया है आपको दो एग्जाम्पल्स के तहत, जिसमें कि आपको भारत के ही दो स्टेट्स के बारे में बताया गया है। पहला स्टेट है आपका केरल और दूसरा स्टेट है लद्दाख। लद्दाख जो है ये उत्तरी भारत में स्थित है और केरल जो है ये भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित दक्षिण में एक राज्य है। अब मैंने कहा पश्चिमी घाट पर स्थित दक्षिण में एक राज्य, फिर से आपको मैप देखना आना चाहिए। यहाँ पर केरल है तो मैंने आपको बताया था ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। क्लास 6 की ज्योग्राफी में ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है और ये भारत का उत्तरी भाग है आपके सिर की तरफ और आपके फीट की तरफ ये दक्षिणी भाग है। तो ये भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर स्थित एक राज्य है केरल, जिसको हम मसाला राज्य भी कहते हैं। तो हम अब इनकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले हम लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख जो है हमारा छोटा तिब्बत भी इसको कहा जाता है। तो लद्दाख का उपनाम क्या है, ये है छोटा तिब्बत। और लद्दाख जो है ये पहाड़ी एरिया में स्थित है और ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालय के ट्रांस हिमालय में बसा हुआ है।
अब ये ऊंचे पहाड़ों वाला ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी में आपको बता चुकी हूँ। अब ऊंचे पहाड़ों वाला ये ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर खेती बहुत कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ के लोग फिर गुजारा कैसे करते हैं, तो ये लोग करते हैं अपना गुजारा पशुपालन से और व्यापार के माध्यम से। अब ये भारत तथा तिब्बत को मध्य एशिया से जोड़ता है। तो ये लद्दाख जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो है पासिस पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, जिनके तहत भारत और तिब्बत दोनों ही सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आपके और यूरोप जाने का रास्ता भी प्राचीन काल में यहीं से होता था। और इसलिए ये क्या है, ये एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। तो लद्दाख क्या है, लद्दाख एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती, बिल्कुल नहीं के बराबर ही वर्षा होती है, अगर होती भी है तो। और ये वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के पास संपत्ति के रूप में गाय, भैंस, बकरी और पश्मीना शॉल जो यहाँ पे बनती है पश्मीना भेड़ों से, वो होती है। और यहीं से पश्मीना शॉल का व्यापार भी होता है। अगर आपने पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है तो पश्मीना शॉल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पश्मीना भेड़ से प्राप्त ऊन से पश्मीना शॉल बनते हैं और ये पश्मीना शॉल जो है हाथ से बनाए जाते हैं और इन्हीं का व्यापार किया जाता है। और यही यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट का प्रमुख बिंदु भी है कि यहाँ से पश्मीना शॉल जो है लोग व्यापार करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं तो दूध और दूध से बने पदार्थ होते होंगे और उसी का लोग खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ के लोग दूध तथा दूध से बने पदार्थ एवं मांस खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख के जरिए ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ है और यहीं से बौद्ध धर्म अन्य विश्व के देशों में पहुँचा है। तो लद्दाख जो है इसका जरिया बना है कि बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंच गया और आज तिब्बत जो है वो लद्दाख के पास का ही देश था जो कि चीन के कब्जे में आ गया है और तिब्बत बौद्ध धर्म का आज भी प्रमुख केंद्र है। और लद्दाख में बने मंदिर और विहारों को जो तिब्बती शैली में बने हुए हैं इनको कहा जाता है गंपास। और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना तो किसी को समझ नहीं आया था कि कहाँ से पूछ लिया। तो लद्दाख में बने मंदिर और विहार जो कि तिब्बती शैली में बने हुए हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उनको कहा जाता है गंपास। और यहाँ पर 400 साल पहले इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार शुरू हुआ और यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वो 400 साल पहले पहुँचा था और उसी के तहत यहाँ पर आज मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो तिब्बत का प्रमुख ग्रंथ है, ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ भी है, केसर सागा, और ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ पर इसके गीतों को जो स्थानीय लोग हैं, चाहे फिर वो इस्लाम धर्म के लोग हों चाहे फिर बौद्ध धर्म के लोग हों, वो गाते हैं और इस पर नाटक भी खेलते हैं। तो फ्रेंड, लोग देख रहे थे भारत की ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड 2 स्टेट्स, जिसमें पहला लद्दाख था और दूसरा है केरल। तो केरल कहाँ एग्जिस्ट करता है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक भारतीय राज्य है जो एक तरफ से समुद्र और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर जो व्यापारी है वो प्राचीन काल से ही आकर्षित होते हुए रहे हैं। और भारत का जो ये राज्य है केरल, इसको मसाला राज्य भी कहा जाता है। अब केरल आने वाले जो व्यापारी हैं उनमें सबसे पहले कौन आया था? तो उनमें सबसे पहले आए थे अरब और यहूदी। आपको ये याद रखना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो आपके यहूदी हैं ये बाद में आए होंगे, लेकिन ये लोग जो हैं सबसे पहले आ चुके थे। अब हम बात करते हैं कि क्रिश्चियंस भारत में कब आए। तो क्रिश्चियंस जो है भारत में तो बहुत लेट आए, पूरे भारत की बात करें, लेकिन अगर हम केरल की बात करें तो केरल में ये लगभग 2000 साल पहले ही पहली शताब्दी में ही आ चुके हैं। और केरल में पहली बार 2000 साल पहले प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म को कौन लेके आया था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस केरल में लेकर आए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहीं पर एक जगह का नाम भी इन्हीं के नाम पर सेंट थॉमस रखा गया है। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री रास्ता खोजने वाला व्यक्ति वास्को डिगामा भी केरल ही आया था। और ये कब आया था? ये 1498 में आया था कालीकट में। हम लोग कई बार कह देते हैं कि भारत की खोज करने वाला पहला यूरोपीय है।
ऐसा नहीं है, भारत तो प्राचीन काल से ही एग्जिस्ट करता है। उन्होंने खोजा था भारत और यूरोप के मध्य का समुद्री रास्ता। तो अपना ये स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। अब चीनी व्यापारी केरल आए, इस बात के प्रमाण क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारे जो जाल हैं मछली पकड़ने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो चीनी जालों से मिलते जुलते हैं और इनका नाम भी कुछ चीनी ही है, जिनको कहा जाता है चीनी वाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीनी वाला क्या होते हैं? तो चीनी वाला होते हैं जाल, जो कि चीनी जालों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब ये चीनी कौन सा है? ये चाइना वाला चीनी है। केरल में तलने के लिए भी चीनी मूल के ही बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिनको कहा जाता है चीना चट्टी। तो आपको दो चीज पता चल गई, चीनी वाला और चीना चट्टी। चीनी वाला एक प्रकार का जाल जो कि चाइना के जालों जैसा होता है, और चीना चट्टी जो है ये होता है बर्तन जो कि चाइना का ही है मूल रूप से। अब केरल में जो है चावल की खेती की जाती है, जबकि हमने देखा कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर लद्दाख में जो है पशुपालन किया जाता है, और वो लोग अपने खान पान में ही पशुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ और मांस का प्रयोग करते हैं। जबकि केरल में चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और ये समुद्री तट से लगा इलाका है। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? ये है मछली, साग, सब्जी और चावल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे लिविंग स्टाइल और हमारी जो आपकी खान पान है इसको प्रभावित करते हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ के लोग जो है ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और उसी बात पे अगर हम देखें तो केरल के लोग जो हैं ये थोड़े से गर्म एरिया में रहते हैं, तो ये लोग यहाँ पर समुद्री इलाका होने के कारण चावल की खेती करते हैं और इनका प्रमुख भोजन भी मछली और चावल होता है। अब हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी जो है हमें एकता में बांधती है, यूनिटी उत्पन्न करती है। अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं तो भारत में एकता कैसे डेवलप हुई? तो भारत की शक्ति एकता का स्रोत भारत की विविधता या अनेकता है। मतलब हम लोग एक रूप से बंधे हुए हैं, इतनी सारे डाइवर्सिटी होने के बाद भी। भारत में आपको बहुत सारी लैंग्वेज, इवन ये कहा जाता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर भारत में जो है वो लैंग्वेज का स्टाइल बदल जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग अपने कंट्री के प्रति ऑनर्ड रहते हैं और एक ही भावना में जुड़े हुए हैं कि हम लोग सबसे पहले इंडियंस हैं, बाद में कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ कैसे आई? तो ये चीज़ आई थी हमारी अंग्रेजी शासन के दौरान, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन को, उनको परेशान किया, जिससे कि हम लोग एक कंट्री के रूप में बन गए और हम लोगों के बीच में जो है यूनिटी की भावना उत्पन्न हुई। अब इसको जो है मजबूत बनाया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गीतों ने, चिन्हों ने इस विविधता को, हमारे डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदल दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश की डाइवर्सिटी को यूनिटी में किसने बदला? तो ये बदला हमारे अंग्रेजी शासन के दौरान हुए संघर्ष ने, जिसके प्रतीकों के रूप में उभरे गीत और चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारी अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये भी अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इसमें भी अनेकता में एकता का ही नारा दिया है। तो आपसे पूछा जाता है कि अनेकता में एकता का नारा किसने दिया है? ये दिया है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट होती है और अब हम डिस्कस करेंगे इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ उनके ईयर भी इंक्लूड किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो छोटा तिब्बत कहलाता है वो कहलाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का भाग होता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? तो डाइवर्सिटी और में यूनिटी, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो आपका स्लोगन है ये किसने दिया था? और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2016 में।
तो ये नारा दिया था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं, और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गम्पास क्या है? गम्पास मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के विहार या फिर मंदिर हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है? और ये भी 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पे मरुस्थल का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि लद्दाख जो है वो ठंडा मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विविधता को बढ़ाता है। तो आपका अपने गांव जाना नहीं, ये विविधता को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि आप अपने ही कल्चर में लौट रहे हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये भी आप थोड़े समय के लिए रेलगाड़ी में यात्रा करेंगे तो दूसरों के कल्चर में इन्वॉल्व थोड़े ही हो पाएंगे। अपने त्योहारों को मनाना, अपने त्योहार तो आपको पता ही होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो अपनी जो लैंग्वेज है वो आप दूसरों तक कन्वे कर रहे हैं। तो ये आपकी डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है जब आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और दूसरों तक अपनी बात को अपनी भाषा में पहुंचाते हैं, क्योंकि दूसरा भी फिर आपकी लैंग्वेज को जो है समझने की कोशिश करेगा, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये पूछा गया था 7 जुलाई 2019 को क्वेश्चन। तो विविध समाज, यहाँ पे आपको सोसाइटी को ध्यान में रखना है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विविधता पाई जाती है। तो ये सही लग रहा है हमें, क्योंकि इसके स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे पहले। सेकंड, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता होती है। तो समानता होगी तो डाइवर्सिटी तो कोई होगी ही नहीं अगर सब कुछ समान है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी डाइवर्सिटी और इक्वालिटी पाई जाती है। ये भी नहीं, क्योंकि इक्वालिटी नहीं पाई जाती, इनइक्वालिटी पाई जाती है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी पाई जाती है, वही जो है हमारा डाइवर्स सोसाइटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो कई बार हमें क्वेश्चन के चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे और हमें चारों ही सही लगते हैं, लेकिन आपको पकड़ने हैं की पॉइंट्स। आपको पता है कि डाइवर्सिटी चैप्टर 1 में है और वहाँ पर 2 वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। तो आप ऑप्शंस में वही खोजने की कोशिश करेंगे और वो मिल जाता है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में। तो इससे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 उसकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा क्लास 6 की ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और उसका PDF आपको वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।